हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो EVS 1 to 5 पर्यावरण अध्ययन का सेशन है और ये सेट 7 है। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने सेट 1 से लेके सेट 6 तक वीडियो अपलोड किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, जो EVS के कैंडिडेट हैं जो 1 to 5 लेवल का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम का वेस्ट नहीं करते। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी उल्टा यानी इन्वर्टेड नहीं होता? विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, उपभोक्ताओं का पिरामिड, यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ कंज्यूमर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड कभी इन्वर्टेड होता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना, वो कभी इन्वर्टेड नहीं होता है। ऐसा क्यों? जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना, जब भी ट्रॉफिक लेवल में पढ़ेंगे तो उसमें 90% जो एनर्जी होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये जो लॉ होता है वो 10% लॉ पे डिपेंड करता है। जब भी ऊर्जा का, एनर्जी का जो ट्रॉफिक लेवल होगा, ये ट्रॉफिक लेवल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये एक पिरामिड बना हुआ है और ये जो पिरामिड है और इसी पिरामिड के अकॉर्डिंग हम लोग ऊर्जा का लेवल को तय करते हैं। और इसमें जब भी, जैसे कि मान लीजिए सबसे पिरामिड में प्रोड्यूसर पहले आता है। प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन होंगे? प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। उसके प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। सेकेंडरी को खाने वाले टर्सरी होंगे। जो टर्सरी होंगे वो टॉप पार्ट में होंगे और सबसे नीचे में जो होगा वो प्रोड्यूसर होगा, यानी प्लांट्स होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल इसका क्या होता है, जाता है ना, बढ़ता है, वैसे सीधा जाते जाता है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल का स्तर जो कम होते जाएगा, यानी कि एनर्जी जो होता है ना 90% घटते रहता है। और ये 90% जो एनर्जी घटता है वो 10% लॉ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए पिरामिड जो होता है ना हमेशा अपराइट जाता है, अपराइट। ठीक है, ये उल्टा कभी नहीं होता। तो यहाँ पूछ रहा है कि इन्वर्टेड नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, ये अपराइट की तरफ जाएगा, ये पिरामिड उल्टा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? बायो मैग्निफिकेशन अफेक्ट्स विच ट्रॉपिक लेवल द मोस्ट? प्रोड्यूसर पे, कि प्राइमरी कंज्यूमर पे, कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे, कि टॉप कंज्यूमर पे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टॉप कंज्यूमर, शीर्ष उपभोक्ता। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है? जब भी देखिए यहाँ पे जैसे कि DDT का नाम सुने होंगे, DDT हो गया, मरकरी हो गया, ये सब जो होता है ना, ये टॉक्सिक मटेरियल होता है। जैसे जैसे इसका जो लेवल है वो फूड चेन में बढ़ेगा, फूड चेन में अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा कि जो टॉप कंज्यूमर होंगे, ये पिरामिड का फोटो है। ठीक है, जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा और टॉप में जो भी होगा उसको क्या पड़ेगा, ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ेगा जो टॉप पार्ट में होंगे। मान लीजिए प्रोड्यूसर है, सबसे नीचे जब भी होगा वो प्रोड्यूसर होगा। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी के बाद टर्सरी होंगे। तो जो टर्सरी होगा वो सबसे टॉप पार्ट पे होगा, शीर्ष पार्ट पे होगा। और अगर DDT मरकरी का लेवल अगर इसी फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ जाए तो क्या होगा, ऊपर की तरफ कौन है, टॉप पार्ट पे जो भी होंगे उसी को ज़्यादा इफेक्ट पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच एटमोस्फेयर लेयर? यहाँ पूछ रहा है कि ओजोन परत, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच एटमोस्फेरिक लेयर? क्षोभ मंडल यानी टेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मतलब मीजोस्फेयर, ताप मंडल मतलब थर्मोस्फेयर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम संकेंद्रण वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच एटमोस्फेरिक लेयर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे जैसे कि ओजोन जो होता है ना, अर्थ से ओजोन जो होता है वो अर्थ से ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर ऊपर होता है, 15 से 35 किलोमीटर। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर ओजोन जो होता है वो अर्थ से इतना किलोमीटर ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऊपर की तरफ होगा तो किस में होगा, किस मंडल में होगा, ये समताप मंडल में होगा, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में होगा 15 से 35। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 15 से 35 किलोमीटर होने की वजह से यहाँ पे जो यूवी रे होता है, जो सनलाइट से निकलता है यूवी रे, यानी यूवी रे मतलब अल्ट्रावायलेट रे, और ये जो रे होता है ना, परावैंगनी किरण, ये क्या करती है, हमें वहाँ तक पहुँचाने से रोकती है। यानी यूवी रे जो होता है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे हमारा जो लेयर है एटमॉस्फेयर का वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन, रामसर कॉन्वोकेशन मुख्यतः किसके संरक्षण से संबंधित है? द रामसर कॉन्वोकेशन इज मेनली कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ, किससे, फॉरेस्ट से है कि वेटलैंड से है कि ग्रासलैंड से है कि मरुस्थल से है? तो इसका राइट आंसर होगा कि रामसर सम्मेलन होता है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से संबंधित है। ठीक है, और रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1971 को हुआ था। ये याद रखना है। इस सम्मेलन में क्या किया गया था, वेटलैंड को टारगेट रखा गया था और उसका कंजर्वेशन के लिए ये उपाय बताया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का प्रमुख कारण है? विच गैस इज ए मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन? मीथेन गैस कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस कि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है ये एसिड रेन का क्या होता है, प्रमुख कारण होता है। एसिड रेन जैसे कि मान लीजिए इसमें SO2, ठीक है, एंड NOx गैस, ये दोनों गैस मिल करके क्या करता है, पानी के साथ यानी वर्षा यानी रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और क्या बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड क्या होगा, ये बन जाएगा एसिड रेन में, और यही एसिड रेन क्या करता है, हमारे जो भी बिल्डिंग्स है, पुराने बिल्डिंग, नए बिल्डिंग्स, इमारत वगैरह, वो सबको खराब कर देता है। यही होता है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से एसिड बरस रहा है। यहाँ पे जो SO2 गैस है, NOx गैस जो होता है ना वो बारिश के पानी के साथ मिल जाता है। अब बारिश के पानी के साथ मिलने के साथ वो क्या बनाएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और यही जब दोनों बनता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से सभी अपघटक यानी कि डिकम्पोजर समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? इफ ऑल डिकम्पोजर्स डिसअपियर फ्रॉम एन इकोसिस्टम व्हाट विल हैपन फर्स्ट? उत्पादकों की संख्या बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा, या वर्षा बढ़ जाएगी, या मृदा अधिक उपजाऊ हो जाएगी? प्रोड्यूसर्स विल इंक्रीज, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग विल स्टॉप, रेनफॉल विल इंक्रीज, सॉइल विल बिकम मोर फर्टाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा। क्योंकि डिकम्पोजर अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण रुक जाएगा। डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, इसीलिए अगर डिकम्पोजर हट जाए तो पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण जो होता है, रिसाइकलिंग, वो स्टॉप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? द रेड डेटा बुक इज रिलेटेड टू संकटग्रस्त प्रजातियां, जल प्रदूषण, कृषि उत्पादन या वर्षा संरक्षण। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, वाटर पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकटग्रस्त प्रजातियां यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें क्या हो जाता है ना कि मान लीजिए जो संकट में है, जो विलुप्त प्रजाति हैं, संकटग्रस्त प्रजाति हैं, उसमें रेड डेटा बुक में क्या किया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और कैसे प्लांट्स एनिमल जो संकट में है, जो इंडेंजर्स हैं,
ठीक है। तो उसका एक क्या दिया जाता है, सूची दिया जाता है, इस रेड डेटा बुक में सूची दिया जाता है, और इसी को हम लोग रेड डेटा बुक कहते हैं। जो एनिमल्स अभी संकट में हैं, विलुप्त होने के कगार में हैं, तो उसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है रेड डेटा बुक में, ठीक है। तो इसलिए इसका संबंधित जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज से संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? चिपको आंदोलन राजस्थान, साइलेंट वैली केरल, सुंदरवन गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट वैली यानी केरल। यहाँ पे करेक्ट मैच बोल रहा है, तो साइलेंट वैली कहाँ है, वैली कहाँ है, वो हमारे केरल में है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कार्बन चक्र यानी कार्बन साइकिल में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से कौन हटाता है? हु प्राइमरी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द कार्बन साइकिल? डिकम्पोजर की, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की, फंगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर। कार्बन साइकिल में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से कौन हटाता है? वो प्रोड्यूसर हटाते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, और प्लांट का जो रॉ मटेरियल होता है वो CO2 होता है, और इसी CO2 का उपयोग करके प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, यानी खाना बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत विकास, ठीक है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? केवल आर्थिक विकास, केवल औद्योगिक विकास, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को समझौता न करना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है? विच इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी? डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या टुंड्रा, या शीतोष्ण घास भूमि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है ना, इस जगह बारिश जो होता है ना वो क्या होता है, ईयरली होता है, वर्ष भर बारिश होती है, वर्ष भर के यहाँ क्या होती है, पानी पड़ता है इस जगह, ठीक है। और यहाँ का जो जलवायु होता है वो थोड़ा गर्म होता है, गर्म होगा, थोड़ा सा आर्द्र होगा, यानी ह्यूमिड होगा, ठीक है, जिससे पौधे और जो जीव होते हैं ना, यहाँ पे प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं उसकी जो स्पीसीज होती है वो ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। स्पीसीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीसीज जो होती है, किसकी स्पीसीज? प्लांट की और एनिमल की स्पीसीज ज़्यादा संख्या में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब सालों भर पानी पड़ता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जिसके कारण यहाँ का जलवायु जो होता है थोड़ा गर्म होता है और थोड़ा सा आर्द्र ह्यूमिड होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कीस्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय अ कीस्टोन स्पीसीज? सबसे अधिक संख्या वाली प्रजाति, वह प्रजाति जिसके हटने से पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाए, केवल शाकाहारी प्रजाति, केवल विलुप्त प्राय प्रजाति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह प्रजाति जिसके हटने से पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाए। यानी कि कीस्टोन स्पीसीज जो होता है ना वो क्या करता है ना, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, बैलेंस, ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा और इसके हटने से क्या होगा ना, हमारा जो फूड वेब है, खाद्य का जो जाल होता है फूड वेब, और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, इस पर क्या करेगा, गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कैसा इफेक्ट पड़ेगा? हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कीस्टोन स्पीसीज जो होता है ना वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखता है। अगर ये हट जाता है तो क्या होगा, हमारे जो फूड वेव होते हैं यानी खाद्य का जो जाल होता है और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होता है उस पर बहुत बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। इसलिए पूछा है कीस्टोन स्पीसीज का क्या तात्पर्य है, तो इससे क्या होगा, इसके हटने से पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो जाएगा, यानी कि इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, यूट्रॉफिकेशन
यहाँ पूछा यूट्रॉफिकेशन मुख्यतः किसके कारण होता है। यूट्रॉफिकेशन मेनली अकर्स ड्यू टू अत्यधिक पोषक तत्व, अम्लीय वर्षा, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण यानी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, एसिड रेन, नॉइज पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन। तो मैं बता दूं कि यूट्रॉफिकेशन जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई पॉन्ड है, जलाशय, ठीक है, इसमें अगर नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस इसका जो लेवल है अगर ये तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो पानी के अंदर क्या होता है, एल्गी होता है, शैवाल, वो तेजी से बढ़ने लगेंगे। और जैसे ये बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घट जाएगा। और जब ऑक्सीजन का लेवल घटेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे यूट्रॉफिकेशन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एक भाषा में कि जलाशय में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता से शैवाल क्या होता है, तेजी से बढ़ जाता है। अगर पानी में नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, फास्फोरस का लेवल बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जो एल्गी होता है यानी शैवाल होगा वो बढ़ जाएगा। अगर एल्गी बढ़ गया इस पॉन्ड में तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। ऑक्सीजन का जो लेवल घटेगा तो इसी को हम लोग कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए हम लिखा गया अत्यधिक पोषक तत्व, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, यानी 13 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। इसे यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि न्यूट्रिशन पोषक तत्व बढ़ जाने से एल्गी बढ़ जाता है ना, तो एल्गी बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन घट जाएगा, इसलिए एक्सेस न्यूट्रिशन मिल जाता है एल्गी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हीलियम जो होता है ना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, लेकिन CO2, CH4, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, CH4 मीथेन का फॉर्मूला, ये तीनों जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है। और यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा गैस नहीं है ग्रीन हाउस, तो हीलियम जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी 1973, 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ये हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक, ग्लास, वेजिटेबल पिल्स, एल्युमिनियम, केन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों के छिलके यानी वेजिटेबल पिल्स, ये बायोडिग्रेडेबल है। क्योंकि वेजिटेबल पिल्स जो होता है ना वो अगर मान लीजिए अगर हम फेंक भी देते हैं तो डिग्रेड हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है। विच इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर जो होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सॉइल इरोशन होगा कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी होगा कि डेफिनेट इंक्रीज इन रेनफॉल या इंक्रीज्ड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। वनों की कटाई का प्रत्यक्ष परिणाम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे मृदा अपरदन होगा यानी सॉइल का इरोशन होगा। जैसे कि मान लीजिए पेड़ की जो जड़ होती है ना ये मिट्टी को बांध के रखती है, ठीक है, और वनों की कटाई से मिट्टी क्या हो जाएगा, अगर हम वन को काट देंगे तो ये मिट्टी यहाँ का लूज हो जाएगा। जब लूज होगा तो मिट्टी बहने लगेगा, जब मिट्टी बहने लगेगा तो यहाँ पे मिट्टी का कटाव होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोशन यानी मृदा अपरदन, ठीक है। अगला प्रश्न है, BOD का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो ऑर्गेनिक डेंसिटी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिफिसिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD, B स्टैंड फॉर बायोकेमिकल, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड D स्टैंड फॉर डिमांड। ये होता क्या है, BOD जो होता है ना जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को विघटित करके क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। अधिक BOD होगा तो अधिक जल प्रदूषण होगा,
यानी कि अगर ज़्यादा बीओडी हो रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, वो भी अधिक हो जाएगा, यानी कि वाटर पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बीओ2 क्या करता है, बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक लेवल जो होता है ना, कार्बनिक सब्सटेंस जो होते हैं, उसको वो क्या करता है, विघटित करके सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके द्वारा ऑक्सीजन जो होता है ना, उसकी मात्रा को दर्शाता है वो बीओडी। इसलिए बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। अगर बीओडी का लेवल बढ़ जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन का भी लेवल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस रसायन के कारण होता है? ओजोन लेयर डिप्लेशन इज मेनली कॉज्ड बाय CFC, CO2, O2 या NH3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CFC गैस, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म होता है CHLOROFLUORO, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक है। तो समताप मंडल में पहुंचकर ओजोन जो होता है ना, अणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है, जिसके कारण CFC गैस जो होता है ना, यहाँ पूछ रहा है कि ओजोन परत का डिप्लेशन का क्या कारण है। तो यहाँ पे जो हमारा ओजोन परत डिप्लेट हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो इसका मेन कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन अणु को नष्ट कर देता है, यानी कि वहाँ का लेयर का जो मॉलिक्यूल्स है उसको नष्ट कर देगा, तो वहाँ उस लेयर में छेद हो जाएगा, होल हो जाएंगे, जो जिससे अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो आसानी से हमारे अर्थ में घुस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, वो ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रेड पांडा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? द रेड पांडा इज मेनली फाउंड इन विच इंडिया स्टेट? पंजाब में, कि सिक्किम में, कि गुजरात में, कि हरियाणा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेड पांडा जो है भारत के किस राज्य में है, वो सिक्किम में है। रेड पांडा विशेषकर सिक्किम में ही पाया जाता है, और यह एक तरह का क्या है, ये संकटग्रस्त प्रजाति हैं, मतलब ये आपका डेंजर जोन में है, हम कह सकते हैं ये डेंजर जोन में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज बायो, यहाँ पे लिखा गया है बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, साइक्लिक या रैंडम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिडायरेक्शनल, यानी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह बोला है, वो कैसा होता है? तो यहाँ पे बता दें कि फूड चेन में हमेशा ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शनल में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। कि मान लीजिए पिरामिड में कोई चीज़ अगर यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हमेशा रहना ही है, प्रोड्यूसर यहाँ से कभी नहीं लेगा, उसके बाद जो होगा वो कंज्यूमर की संख्या होगी, तो ये लेवल हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये नीचे घट के नहीं आता है, इसीलिए ये ऊपर जाएगा तो यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, और ये नीचे कभी आता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल है, कि पेट्रोलियम है, कि सोलर एनर्जी है, कि नेचुरल गैस है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का प्रमुख कारण है। द मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, भूकंप, ज्वालामुखी या चंद्र ग्रहण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, CO2 गैस, CH4 गैस, N2O गैस, ये सारे गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अगर अर्थ में इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो जलवायु में क्या होगा, टेम्परेचर इसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो हमारे अर्थ में इसका जलवायु परिवर्तन होगा, यानी क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा, बढ़ने के साथ साथ क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज केवल पर्यटन, जैव विविधता का संरक्षण, खनन या
उद्योग स्थापना, यानी कि ओनली टूरिज्म, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, माइनिंग या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका राइट आंसर होगा। जैव मंडल में यानी कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है ना, वहाँ पे पौधे जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन लोगों का अपना क्या होता है, अपना घर होता है। और अपना घर होगा यानी कि उसका हैबिटेट होता है, और हैबिटेट होगा तो वो अपने हैबिटेट को क्या करेंगे, उस बायोडाइवर्सिटी में अपने हैबिटेट को कंजर्वेशन करेंगे, सुरक्षा करेंगे। यानी बायोस्फीयर, यानी बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर मतलब जगह, मतलब वो स्थान जहाँ पे जैव मंडल में हर तरह के लिविंग थिंग्स होंगे, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो सबका अपना हैबिटेट होता है। तो उस हैबिटेट को वो बायोडाइवर्सिटी में क्या करना चाहेंगे, कंजर्व करना चाहेंगे, सुरक्षित रखना चाहेंगे। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस कारण प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली इज फेमस फॉर कोयला खनन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन संरक्षण, मरुस्थल या समुद्री मत्स्य पालन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन संरक्षण। केरल में साइलेंट वैली है, ठीक है, अपने घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध होता है। यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल। और केरल में होता है ये साइलेंट वैली। और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी होता है ना, वनों का और जैव विविधता के कारण संरक्षण जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे जो पौधे होते हैं, ठीक है, जानवर होते हैं, तो ये वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। ठीक है, ये साइलेंट वैली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? SO2, NO2, O2, CO। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, O2। ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। पॉल्यूटेंट क्या होता है? पॉल्यूटेंट मतलब जो एयर को क्या करे, प्रदूषित करे, यानी एयर को, यानी जो हवा को प्रदूषित करे, उसी को कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो यहाँ बोल रहा है कि हवा के प्रदूषित कौन नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हवा को प्रदूषित नहीं करता है। बाकी SO2, NO2 और CO ये क्या करता है, इससे एयर पॉल्यूशन बढ़ता है। तो ये एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इसको हम लोग एयर पॉल्यूटेंट के नाम से जानेंगे, जो हमारे एयर को क्या करता है, हानि पहुँचाता है और उसे प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी? आवास विनाश, वर्षा, प्रकाश या परागण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। मान लीजिए हम वन की कटाई करेंगे, ठीक है, पेड़ पौधे की कटाई करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, शहरीकरण करेंगे। क्योंकि शहरीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, पेड़ों को काटना पड़ता है, जंगल को काटना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस बायोडाइवर्सिटी में जितने भी एनिमल्स हैं, अगर पेड़ पौधे हैं, सबका अपना आवास है, वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। वो काटेंगे तो वो डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर डाउन होगा तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, सबसे बड़ा खतरा है। जानवरों का अपना हैबिटेट छूट जाएगा, ठीक है, वो इधर उधर भटकेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को काट करके वहाँ शहरीकरण बसाते हैं, घरों को बनाते हैं, होटलों को बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे इकोसिस्टम का भी तो गड़बड़ी होगा ही, और बायोडाइवर्सिटी में भी गड़बड़ी होगा, नुकसान पहुँचेगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इसके आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय है, नॉन रेन्यूएबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स? पवन, सौर ऊर्जा, कोयला या जल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल। ठीक है, ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। कोयला बनने में लाखों वर्ष लगता है, ये सबको जानते हैं, लाखों वर्ष लग जाता है कोयला को बनाने में, लाखों वर्ष। ठीक है, और इसका जो भंडार होता है वो लिमिट होता है,
कोयला का भंडार क्या होता है, वो लिमिट होता है, इसीलिए ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अगर बोल देगा रेन्यूएबल रिसोर्स, तो रेन्यूएबल रिसोर्स में हम सन लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन कोयला जो है वो लिमिट मात्रा में पाया जाता है और इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ये। ठीक है, अब पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, ये रेन्यूएबल रिसोर्स है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था ना कि उस दिन 1972 को यूनाइटेड नेशन के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद ये डिसाइड किया गया था कि 5 जून को क्या मनाया जाए, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अजैविक यानी कि एबायोटिक घटक है? एबायोटिक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? फंगी, बैक्टीरिया, सॉइल या ग्रास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा यानी सॉइल। एबायोटिक घटक, अजैविक घटक उसको कहते हैं। ठीक है, जो निर्जीव होते हैं, हम लोग इसको नॉन लिविंग भी कहते हैं। एबायोटिक का दूसरा नाम क्या है? नॉन लिविंग। ठीक है, तो नॉन लिविंग में आपका क्या क्या आता है? एक तो मिट्टी आ गया, एक जल आ गया यानी वाटर आ गया, एक एयर आ गया, एक लाइट आ गया, ठीक है, और एक टेम्परेचर, तापमान। तो ये जो है, ये सारे चीज ये एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, और जबकि जो फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, ग्रास होता है, फंगस, बैक्टीरिया, ग्रास, ये क्या होते हैं? ये बायोटिक होते हैं। बायोटिक यानी लिविंग होते हैं, जिसमें जान होता है, उसी को हम लोग बायोटिक कहते हैं। और एबायोटिक जिसमें जान नहीं होता है, उसको हम लोग एबायोटिक कहते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग। लेकिन बायोटिक के बिना एबायोटिक का काम नहीं होता है और एबायोटिक के बिना बायोटिक का काम नहीं होता है, यानी एक दूसरे पे दोनों डिपेंड है। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं फिर से लेकर के आऊँगी, वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।